बड़ी प्रसिद्ध फ़िल्म आई है धुरंधर, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और पाकिस्तान में बेस्ड गैंग्स का इसमें चित्रण है, और ये भी दिखाया जाता है कि ये जो गैंग्स हैं, ये क्राइम करते-करते किस तरह से पॉलिटिक्स में मुलविस हो जाते हैं, और फिर पॉलिटिक्स में मुलविस होके और क्राइम और टेरर उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा जाना-पहचाना सा स्क्रिप्ट दिख रहा है। आपने तो बहुत सारे गैंग वॉर देखे हैं, उत्तर प्रदेश तो बहुत प्रसिद्ध था एक समय पे गैंग वॉर के लिए। कभी डकैतों के गैंग वॉर होते थे, कभी क्रिमिनल्स के गैंग वॉर होते थे, कभी अतीक और शहाबुद्दीन और मुख्तार, इनके गैंग वॉर्स होते थे। तो ये गैंग वॉर टेरर में कब परिवर्तित हो जाता है? इसके बीच में क्या लिंक है? और ये जो दिखाया गया है फ़िल्म में, ये कितना रियलिस्टिक है? इसके बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। संजय जी, आपका प्रश्न बड़ा सारगर्भित है। मुझे थोड़ा समय देंगे क्योंकि इसके ऊपर विस्तार से बताना होगा। दशकों बाद मैंने सपत्नीक जा करके कोई पिक्चर हॉल में जा करके देखी। ये पूरी पिक्चर देखी। लंबी पिक्चर है, लेकिन एक-एक पाई-पाई वसूल हो गया, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था कि जैसे जो चीज़ हम लोगों ने जी है, आपने जी है, हमने जी है, उसका एक नाटकीयता के के पुट के साथ ये बहुत खूबसूरती से बना करके प्रस्तुत की गई है। और इसमें हालांकि डिस्क्लेमर लगा हुआ है, और डिस्क्लेमर बड़ा मजबूत था, लेकिन ये मैं कह सकता हूं डिस्क्लेमर के बावजूद ये जीवन पर, सच्चाई पर और यथार्थ पर, और इसका स्पष्ट प्रमाण एसिड टेस्ट ये है कि सिंध ने इसकी काउंटर बनाने की और इसके विरोध में एक पिक्चर बनाई। अब उसके लिए हुँ, तुम हुँ, चाहे हुँ। एक नहीं 4 पिक्चर बना लो उसको छुपाने के लिए। वास्तविकता यह है कि वर्ष 2000 से लेकर के 2010 के बीच में 3500 लोग वहीं पर कराची में एक दूसरे गैंग वॉर में उनकी हत्याएं हुई हैं। ये कोई मामूली गैंग वॉर थोड़े ही थे, ये बहुत ही विभत्स गैंग वॉर थे। और गैंग वॉर क्यों होते हैं संजय जी? गैंग वॉर होते हैं लूट खसोट, प्रोटेक्शन मनी, ठेके और इस तरीके की नाजायज संपत्तियों के कब्जा करने की जो प्रतिस्पर्धा होती है, उस कंपटीशन के चलते हत्याएं होती हैं। और जिस तरीके से गैंग में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, और मैं आपको तौर तरीके भी बता दूं, जैसे डकैतों का आपने बताया, ये सही है। या तो हम गैंग को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि कोई बड़ा फॉर्मिडेबल अगर गैंग है, दबयुआ हुए, ठोकुआ हुए, ये रियल लाइफ है, क्योंकि बाकी खुलासा करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ अवशेष अभी भी कुछ गैंग्स के बाकी हैं। लेकिन 100 की सीधी एक बात जो एज ओल्ड है, एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल के दोनों कांटे तोड़ दीजिए। बात बड़ी क्रूर है। एक कांटे से दूसरा कांटा डालिए और दोनों कांटे बाद में तोड़ दीजिए। वो चाहे कोई भी गैंग हो, या तो उसका एक आदमी तोड़िए, और नहीं तोड़ सकते हैं तो उसके अंदर एक आदमी प्रवेश कराइए, जैसा कि धुरंधर में दिखाया है। एक आदमी इन्फिल्ट्रेट कराइए और उसके एंटीसीडेंट्स वगैरह, भाव भंगिमा ऐसी होनी चाहिए जिससे मालूम न पड़े दूर दूर तक कि उसका आपसे कोई संबंध भी है। इसलिए उसकी पृष्ठभूमि, उसकी एंसेस्ट्री, उसका लोकेशन, उसकी मजबूरी, आखिर गैंग में आदमी क्यों आता है, उसके 4 ही कारण होते हैं: रिवेंज, दूसरा रिवॉर्ड, तीसरा जेलसी और चौथा फियर। रिवेंज, रिवॉर्ड, जेलसी, फियर, प्रतिस्पर्धा, जलन, भय और प्रतिशोध। अब इसको लेकर के आपने भी कई ऑपरेशंस करवाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि राजस्थान में गैंग नहीं चलते थे। इसी की बुनियाद पे लेकर के, और आपके यहाँ तो एक आईपीएस अधिकारी जो मैंने सुना है, हमारे साथ तो कभी काम करने का अवसर मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन बड़े यशस्वी थे, सुना था कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस हुए, पद्मश्री नारायण सिंह। वो इस पद्मश्री महारत नारायण सिंह मेरे व्यक्तिगत परिचित हैं, लेकिन उनकी बात मैं ऑफलाइन करूँगा। बस ठीक है, ऑफलाइन करेंगे। मैं, आप जो उनकी कह रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं, मैं उनके जो जानता हूं। मेथड्स थे वो बड़े अनऑर्थोडॉक्स थे। बड़े ही अनऑर्थोडॉक्स, लेकिन बड़े कारगर थे, बड़े कारगर थे। और पद्मश्री पागे कितने पुलिस अधिकारी हैं जो पद्मश्री पाए हैं? एक नारायण सिंह जी हैं, दूसरे प्रकाश सिंह जी, तीसरा नाम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर है कुछ न कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन अनऑर्थोडॉक्स की बात है। हम इस बात को यहीं समाप्त देते हैं, यहीं विराम देते हैं। अब आपकी धुरंधर में जो बातें आई हैं, कितने आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कितना पूर्वाभ्यास, और कितनी आपने तपस्या करके एक एसेट को तैयार कराया। एसेट को तैयार कराया, एसेट को तैयार करा करके उसको सारी जानकारी दी। आप समझ लें कि हथियारों की ट्रेनिंग, फायरिंग, भाषा, हर चीज का दारोमदार
कि ये भी मान लीजिए कि अर्ध सुषुप्त अवस्था में, तंद्रा में भी, नींद में भी जब बोलेगा तो मालूम पड़ेगा कि वो वहीं बलोचिस्तान का है ये लड़का। और इसकी पूरी तरीके से उसका नाम हमजा अली मजार, जो रणवीर मजारी सिंह ने जो रोल, जी, मजारी की मजार, मजारी मजारी जी, हमजा अली म- मजारी, मजारी वो ट्राइब है वहां पे, जो जी। पंजाब के साथ में बलूचिस्तान का इलाका लगता है उस पे। तो हमजा अली मजारी का जो रोल किया है रणवीर सिंह ने, वो अपने में बड़ा अच्छा है, उसने जिया है। और हमें लगता है कि उसने भी बड़ी प्रैक्टिस की होगी और बहुत ज्यादा वो लोगों के साथ, इंटेलिजेंस और पुलिस ऑफिसर के साथ बैठ करके उसने पूर्वाभ्यास किया होगा, क्योंकि अकस्मात ऐसी एक्टिंग आती नहीं है। आप अगर देखेंगे जिस तरीके से गोली मारता है, जो स्टांस है, वो अनाड़ी नहीं कर हम्म। सकता है, वो बड़ी ट्रेनिंग ओके। मांगता है। और अक्षय खन्ना ने एक कदम और आगे कि आदमी की जब गोली लगती है तो कहां गिरता है, खून कैसे बहता है, सांसें कैसी उल्टी हो जाती हैं, इसका भी बड़ा पूर्वाभ्यास किया है। अब हम आ जाते हैं यथार्थ के ऊपर। आप जहां नियुक्त हैं वहां 2-3 गैंग्स चल रहे हैं, माफिया चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर ले लें तो ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश वॉज द क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां मेरी सेवा बीती है, उसको कहते थे वाइल्ड वेस्ट। तो आप समझते थे एक तो करेला, उस पर से नीम चढ़ा। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गैंग वॉर आप ले लें, आप देख सकते हैं तमाम नाम आते हैं, राजवीर रमाला, लक्कड़पाला, और जिनके नाम आपने लिए उनका तो एक नक्शा साहिब बिहार से लेकर के इधर शहाबुद्दीन से आइए, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, इधर अतीक, और उसके बाद आ जाते हैं ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह और इन गैंग का जो खूनी संघर्ष चला, वो कुछ लेकर के, पहले तो ब्रजेश दाऊद के ही गैंग में थे, दाऊद गैंग से अलग हुए, फिर अरुण गावली और दाऊद गैंग का सिलसिला चला। और उसके बाद मुंबई में अगर गैंग वॉर अगर आप देखें तो हाजी मस्तान, लक्कड़पाल, वो कहते हैं हाजी मस्तान, एजाज लकड़ा वाला, इरफान गोगा, और जो दाऊद से कनेक्टेड छोटा शकील वगैरह जो थे। तो बहुत बड़ी श्रृंखला है गैंग वॉर की। और इसको तोड़ने में मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने, मुंबई पुलिस ने भी, और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और एटीएस ने इसमें एक महारत हासिल कर ली। गैंग के आदमी को कैसे तोड़ा जाता है, गैंग के आदमी को कैसे चूड़ी कस के उसको गैंग के ही खिलाफ, और सारी बातें का खुलासा करना औचित्य जनहित में यूं नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें जो तब होती थी वो आज भी हो रही, बड़ी प्रासंगिक है। लेकिन किसी गैंग में, क्योंकि सबसे खराब चीज वो होती है, सबसे इनफेक्टिव मुखबिर सोर्स वो होता है जो डर से काम करे, जो आपके लिए लॉयल होके काम करेगा, जैसे कि हमजा अली मजारी ने किया। वही आदमी जो प्रेरणा से, देश प्रेम से, समाज प्रेम से, परिवार प्रेम से करेगा, वो सबसे अच्छा एसेट होता है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा पुलिस अधिकारी को कहूंगा, आपके पास तमाम तरह के लोग आएंगे। कुछ पैसे के लिए काम करेंगे, जो सीक्रेट सर्विस फंड होता है, कुछ ऐसे काम करेंगे कि आपको साहब, अब मैं आपको रियल लाइफ बताता हूं कि सरकार हम गैंग मरवा देंगे और हमका जो है आपका सीक्रेट सर्विस नहीं चाहिए। अब सीक्रेट सर्विस डीएम एसएसपी पास कितना होगा, 1-8 लाख। आप कितना दे देंगे, 50,000 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे। तो उनके भैया तो तुम्हारी चलेगी कैसे सरकार। वो अब छोटे मुंह बड़ी बात, जब हम गैंग मरवा देंगे तो 1-8 डकैती हमको डलवा ने दीजिएगा। निकल हरामजादे, एक मैं कर नहीं पाया, तुम जो है अपना गैंग खड़ा कर रहे। तो ये रियल लाइफ में ये बता रहा हूं कि इनसे जरा बच के रहने की जरूरत है, कि ये एक समस्या दूर नहीं करेंगे और उसके 4 समस्या खड़ी कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे कि साहब हमें तो डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने छूट दी है कि 2-3 तो हम कर ही लेंगे जब हम गैंग मरवा लेंगे। गैंग तो मरवाएगा बाद में, पहले अपना हाथ साफ कर लेगा। और उसके बाद मैं रियल लाइफ एक और मिसाल आपको बताता हूं, कैसे हमारे जी अधिकारी धोखा जी खा जाते हैं। ये एक मिसाल है। एक मुखबिर गया कि साहब मैं बड़ा शातिर, मेरा क्रिमिनल हिस्ट्री है, था क्रिमिनल हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री शीटर भी था। उसने कहा साहब ये बीहड़ में गैंग है, मैं इसको मरवा दूंगा। उनका बहुत अच्छी बात है, तुम्हें चाहिए क्या। तो उसने कहा साहब हमें चाहिए दरअसल एक AK-47 500 राउंड, नहीं सर 2 AK-47, अच्छा, 2 एक भी नहीं तो। AK-47, हाँ हाँ। हमें चाहिए नाइट विजन डिवाइस, अच्छा। जिससे रात में हम देख सके। हमें चाहिए बुलेट प्रूफ जैकेट 2 और 5 लाख रुपए, और एम्यूनिशन चाहिए 500 राउंड। अब साहब जोश में जब आदमी होश खो देता है तो मूर्खतापूर्ण काम करता है, इनडिस्क्रीट काम करता है। उन्होंने बाएतबार, जिसे कहते हैं ऑन ट्रस्ट, उस मुखबिर की बातों को, जैसे आदमी है ना कि
बंदरिया को चने पे जैसे बिल्कुल बंदरिया नाचने लगती है, कप्तान साहब ने उसको पूरा आपका दे दिया। अच्छा, उसने दे भी दिया। मतलब कि सरकार, हाँ दे भी दिया। सरकार 5 दिन के अंदर अगर गैंग न मिले तो जिस बर्तन में कुत्ता खाता है वहां हमें खिला दीजिएगा। 5 के 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25 दिन हुए, 30 दिन हुए। अब कप्तान साहब को जाड़े का टाइम था, यही पसीना छूटने लगा। उन्होंने जाकर के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि सर ये हमसे मुझसे गलती हो गई। तो टीजी साहब ने बस जूता निकाल के मारा नहीं, डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, लेना एक न देना दो गिलास थोड़ा बारहा ने। तो संजय जी आप समझ सकते हैं कि विभाग की कितनी किरकिरी हुई, कितना वो हुआ। और अब चूंकि बात जो थी कि जब इसको कहते हैं कि जब पीठ पे ही घाव लगा है तब इसका इलाज ही बहुत विश्वास पात्र डॉक्टर से होना चाहिए। खैर आप समझ सकते हैं कि बाद में कैसे वो भरपाई की गई, लेकिन कप्तान साहब किसी दूसरे कारण से दूसरे सिलसिले में उनको एडवर्स एंट्री और इंटेग्रिटी विथहोल्ड की गई उनकी, वो तो बात दूसरी थी, उनका कैरियर भी खत्म हो गया। लेकिन विश्वास मुखबिर पे यह जो एसेट होता है उस पर उतना ही करना चाहिए। और अगर आप एसेट को भेज रहे हैं 1 लाख दे करके 2 लाख, तो ये बता देना चाहिए जो अनुभवी पुलिस अधिकारी होते हैं कि तुम्हारा मकान और दुकान यहाँ है, तुम्हारे 2 भाई, एक तहसील में काम करता है, एक पुलिस में काम करता है, ये समझ लो कि तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है। अगर धोखे की कोशिश की तो यदि तुम्हारे भाई और तुम्हारे ये जो पुलिस में है, ये नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, इनके साथ और भी कुछ हादसे हो सकते हैं। इसलिए अपना अच्छा बुरा समझ लो, धोखा देने की कोशिश मत करना। अगर जीवन में धोखा दिए तुमने मुझे दिया, ये तुम्हारे जीवन का आखिरी धोखा होगा, तुम दे नहीं पाओगे। और अगर देने की कोशिश की तो तुम समझ जाओ, तुम्हारी दुकान भी जाएगी, तुम्हें जो लाइसेंस मिला है मिट्टी का तेल और सरकारी राशन का वो भी रद्द होगा, और बाकी तो हम आगे देखेंगे, ये तो सिर्फ नमूना है। तो इतनी चीज कर लेनी चाहिए कि मालूम पड़ जाए कि मुखबिर या एसेट जो है उसकी नकेल आपके हाथ में रहे, क्योंकि नकेल अगर हाथ में नहीं रही तो संजय जी फिर दुर्घटना होने में समय नहीं लगता है।